ओके, सो वी गोना स्टार्ट ऑफ विद चैप्टर। देखो अभी तक अपना जो किया अपन ने दैट वाज बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम आप देखें कि रिएक्शन अगर है तो रिएक्शन में किस तरह से इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट वी सॉ। इसमें देवर वी आर एक्चुअली डूइंग रिएक्शंस। ओके, अब जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली सेकंड पार्ट ऑफ इट, दैट इज़ कॉल्ड एज आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो इक्विलिब्रियम में तीन तरह के हैं। एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, जैसे टेम्परेचर हो गया या प्रेशर हो गया या जस्ट चेंज इन स्टेट, राइट। जैसे मेल्टिंग पॉइंट में जब आता है बेसिकली व्हेन यू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो जो फ्यूजन जो स्टेट होता है, मतलब मेल्टिंग जो स्टेट होता है या फिर इवापोरेशन जो स्टेट होता है, उसमें देर इज़ ए इक्विलिब्रियम, राइट। इसको अपन बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में देयर वाज दिस रिएक्शंस। ओके, कोई रिएक्शन है जैसे हेबर प्रोसेस है, H2+ गिव्स यू अमोनिया एंड देयर इज दिस इक्विलिब्रियम, राइट। और यहाँ पे अपन देख रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस जनरेट हो रहे हैं और ये आयंस एक स्पेसिफिक तरीके से कोई इक्विलिब्रियम दिखा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एसिटिक एसिड लेता हूँ, ठीक है ना। अब एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड, क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम जनरेट करता है। वी हैव दिस इक्विलिब्रियम CH3COH रहेगा and it will dissociate to small extent, okay, and what you get is an acetate ion and H+ ion, isn't it? अगर देखा जाए तो ये एसिडिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है, इसका डिसोसिएशन बहुत कम है, ठीक है ना। तो इसके वजह से अपने को H+ आयन कम मिलेंगे और इसकी एसिडिटी कम रहेगी। ओके, इफ़ यू कंपेयर दिस विद समथिंग लाइक HCl में अपन इस तरह का एरो दिखाते हैं, यू गेट H++ Cl- आयन। अब यहाँ पे ये जो डिसोसिएशन है HCl का, इसको अपन ऑलमोस्ट कम्प्लीट या 100% डिसोसिएशन मानते हैं, राइट। इसके वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा H+ आयन मिलेंगे, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको अपन बोलेंगे वीक एसिड, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने को इक्विलिब्रियम दिख रहा है एसिडिक एसिड के डिसोसिएशन में, ठीक है। उसी तरह से सॉल्ट्स होते हैं कुछ जो इक्विलिब्रियम दिखाते हैं, राइट। कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जो कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जहाँ पे इक्विलिब्रियम के बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। देयर इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर दिस आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये भी अपने को देखना है, या सो बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम हमारा जो स्टार्ट रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी विद एसिड्स एंड बेसेस, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, इस तरह से अपन इसको डिस्कस करेंगे। सो अपना पूरा जो डिस्कशन है, we're gonna start off with acid base discussion basically. We're gonna look at pH scales और वो सब कुछ, and then we're gonna move on to weak acid and weak base और उनका dissociation अपन देखेंगे कि equilibrium कहाँ पे आ रहा है। only when there is a weak acid or weak base, isn't it, वहाँ पे equilibrium आ रहा है, तो ये अपन देखेंगे। but you know this strong acid or strong bases, they also play a very important role in this एंटायर चैप्टर। ओके, इसीलिए अपने को एसिड बेस सॉल्ट्स, ठीक है, या कोई किसी भी तरह का आयनिक कंपाउंड, ठीक है, किसी भी तरह का आयनिक कंपाउंड उसको देखना है, ध्यान में रखना है कि दीज आर नॉट आयनिक, दीज आर कोवेलेंट कंपाउंड, राइट। सो ऐसे कंपाउंड्स यहाँ पे अपन स्टडी करेंगे जो डिसोसिएट होते हैं और आयन्स बनाते हैं। इसमें कौन से आ रहे हैं, you also have this covalent compound, this type of covalent compound, alright, and you also have ionic compounds, okay। तो इनकी स्टडी अपन ये पोर्शन में करते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, ओके। सो बिफोर वी स्टार्ट विद आयनिक इक्विलिब्रियम, लेट्स अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जो डिसोसिएट होते हैं, जो आयन्स बनाते हैं, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। इसमें एसिड बेसिस ये सारी चीज़ें आ जाती है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ओके। नाउ दे मे प्रोड्यूस आयन आइदर इन देयर मोल्टन स्टेट और इन देयर एक्यूअस सोल्यूशन, ओके। या तो मोल्टन स्टेट में आयन बनाएंगे या फिर एक्यूअस सोल्यूशन में आयन्स बनाएंगे। तो इस तरह से जो कंपाउंड होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट्स एक्चुअली, ठीक है। नाउ दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर आर आयन्स। तो जैसे उनके मोल्टन स्टेट में या एक्यूअस सोल्यूशन में दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व्ड, राइट, इन वाटर, इट विल स्प्लिट इनटू आयंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अपन डिसोसिएशन की स्टडी कर रहे हैं या आयनाइजेशन की स्टडी कर रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड टर्म अपने को देखने पड़ेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे देर आर गोइंग टू बी टर्म्स दैट वी गोना यूज लेटर ऑन। इसको अपन बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट,
और आयनाइजेशन कांस्टेंट, दोनों का मतलब एक ही है बेसिकली। डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब एक ही है बेसिकली। कितना डिसोसिएट होगा कोई इलेक्ट्रोलाइट, ये अपन इस कांस्टेंट से बता सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके पहले अपन ने देखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इजंट इट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन लगाते थे फॉर रिएक्शंस, ऑलराइट। अगर रिएक्शन में देयर आर डिसोसिएशन और आयनाइजेशन, तो उसी कांस्टेंट को अपन क्या बोलेंगे फिर, डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट। समझ में आया क्या? सो दिस इज नॉट समथिंग डिफरेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। दीज आर बेसिकली नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके। बट यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऐसा अलग से नाम दिया है इसको, ओके। सो कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि अपन जो है इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अब व्हेन यू टॉक अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अलग अलग नाम देंगे, ऑलराइट। तो कॉन्सेप्ट वही है बेसिकली। इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट जो था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा है तो वो रिएक्शन जो है ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है तो वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा है, इजंट इट। यही कॉन्सेप्ट था। डिसोसिएशन में क्या होगा, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है, कम है तो कम डिसोसिएट हो रहा है, इजंट इट। बेसिकली ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है मतलब ये ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, कम डिसोसिएट हो रहा है मतलब ये कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ज़्यादा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ओके। सो बेसिकली द मीनिंग इज सेम, सिर्फ एप्लीकेशन जो है या टर्मिनोलॉजी है वो डिफरेंट है, दैट्स ऑल, ओके। सो यहाँ पे डिसोसिएशन आयनाइजेशन कांस्टेंट ये टर्म्स अपन यूज़ करेंगे आगे। वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, पूरी तरह से डिसोसिएट होंगे, ओके, ऑलमोस्ट 100%, ओके। तो यहाँ पे अगर परसेंट डिसोसिएशन देखा जाए, परसेंट डिसोसिएशन तो कितना रहेगा, ऑलमोस्ट 100%, ठीक है। या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर देखना है, डीओडी जिसको अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको अपन इंडिकेट करते हैं बाय अल्फा, ये कितना रहेगा 1, समझ में है ना। सो इस केस में अपन अप्रॉक्सीमेटली क्या बोलते हैं कि इट इज़ गोइंग टू डिसोसिएट कंप्लीटली एज अ रिजल्ट ऑफ परसेंट डिसोसिएशन इज 100%, ओके। या फिर अल्फा विच इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इट इज़ गोइंग टू बी 1, ओके। उसी तरह से देयर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, पार्शियली डिसोसिएट होंगे। अब ये डिपेंड करेगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, समझ में आ रहा है ना। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है उस इलेक्ट्रोलाइट का, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो टर्म यूज़ करते हैं बेसिकली दैट इज़ गोइंग टू बी परसेंट डिसोसिएशन, यहाँ पे कितना रहेगा, ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी लेस देन 1, ओके, लेस देन 1, sorry, less than 100%, okay, it is not going to be 100%, it is going to be less than 100%. या फिर अल्फा इसका कितना रहेगा, अल्फा इज गोइंग टू बी ऑल्सो लेस देन 1, अल्फा इज गोइंग टू बी लेस देन 1। तो इनके लिए ये कंडीशंस लागू होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दीज आर द कंडीशंस, ओके, 100% डिसोसिएशन और अल्फा इज इक्वल टू 1। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेस देन 100% डिसोसिएशन या अल्फा इज इक्वल टू लेस देन 1, ठीक है। इसमें एग्जांपल अपन लेते हैं जनरली, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, AgCl हो गया, ओके। काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे जिसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। इक्विलिब्रियम की जब बात कर रहे हैं अपन, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है, यू कैन सी इट बाय द एरो। वीक इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम आ रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट मतलब इक्विलिब्रियम क्या बोल रहे हैं अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, इट इज़ ऑन द फार राइट साइड। समझ में आया क्या, इक्विलिब्रियम कहाँ रहेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, फार राइट हैंड साइड, RHS लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे कैसा रहेगा इक्विलिब्रियम, ऑन द फार LHS, लेफ्ट हैंड साइड में, ओके। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम दैट इज बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन, ओके। कभी कभी इक्विलिब्रियम थोड़ा 50% तक भी जा सकता है, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, दैट इज़ द आइडिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के काफ़ी सारे एग्जांपल्स अपने को मालूम है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स होते हैं, दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और जस्ट सॉल्ट्स जो ज़्यादा अच्छे से डिजॉल्व होते हैं पानी में, उसको अपन क्या बोल रहे हैं,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके, एक तो अपने को एसिटिक एसिड मालूम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मालूम है, यू कैन ऑल्सो टेक समथिंग लाइक बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, ओके, AgCl। तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स जो है दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके। वीक बेसिस, वीक एसिड एंड वीक सॉल्ट्स, दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। Alright, so let's talk about acids and bases. Acids and bases में तीन डेफिनेशंस अपन देखते हैं, एक तो अरेनियस डेफिनेशन, दूसरा होता है लॉरी ब्रॉन्स्टेड डेफिनेशन और तीसरा होता है लुइस डेफिनेशन, ओके। सो ये अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं, बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इसको। सो इट शुडंट बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको एक एज अ रिविजन करके तुम समझ लो बेसिकली, और कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, ठीक है ना। तो अरेनियस एसिड क्या होता है? अरेनियस एसिड वो होता है जो H+ आयन देता है, ठीक है। जब भी मैं इस कंपाउंड को पानी में ऐड करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या देगा मेरे को? एसिड देगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। ये पानी में अपने को क्या देगा? H+ + Cl- आयन देगा, ओके। एसिडिक एसिड अगर देता हो तो एसिटेट आयन और H+, लेकिन ये वीक एसिड है क्योंकि इसका डिसोसिएशन इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको वीक एसिड बोल रहे हैं अपन। सो व्हाट इज एन एसिड? अरेनियस एसिड क्या होता है? इट्स अ सब्सटेंस दैट आयनाइजेस इन एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आया? पानी में अगर डालता हो तो ये आयनाइज हो जाता है एंड व्हाट वी गेट इज H+ आयन। इस तरह के कंपाउंड को अपन अरेनियस एसिड बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट डेफिनेशन। या बेस वो सब्सटेंस होता है जो पानी में डालने के बाद OH- आयन देता है, ओके, इसको बोलते हैं अपन अरेनियस बेस, ऑलराइट। तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जैसे होता है ना, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस भी होंगे। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, ओके। उसी तरह से अगर तुम लेते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH/2, इट्स अ वीक बेस, ओके। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH/3, इट इज़ अ वीक बेस। तो यहाँ पे सब में तुमको OH आयन दिख ही रहा है, ओके। हाइड्रोजन आयन जो होता है, जब अपन एसिड ऐड करते हैं पानी में, H+ आयन जो होता है, ये बहुत ही छोटा स्पेसीज है, इट्स बेसिकली अ प्रोटॉन, ओके, इट इज़ बेसिकली अ प्रोटॉन। तो इसका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके अराउंड, ओके। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट बेसिकली कंबाइंस विद वाटर एंड इट फॉर्म्स H3O+। समझ में ना? H3O+ ये बनता है पानी में। उसी तरह से बेस जब पानी में अपन डालते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन बनता है, ओके, दिस आर हाइड्रोक्सिल आयंस, और ये भी चार्ज्ड स्पेसीज होते हैं, तो ये भी पानी के साथ कंबाइन होके H3O2- टाइप के स्पेसीज देते हैं। लेकिन ये ज़्यादा नहीं होते बेसिकली, ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये ज़्यादा नहीं है, इसलिए अपन इसको ज़्यादा लिखते नहीं है बेसिकली। अपने को जब हाइड्रोक्साइड आयन लिखते हैं तो इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब H+ आयन डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट इन सोल्यूशन, समझ में है ना? H+ आयन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चार्ज स्पेसीज है, अरे इसका चार्ज डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है और चार्ज 1 है, ओके, +1 का चार्ज है। सो इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट एज H3O+, ऑलवेज, ओके, समझ में आया? सो दैट्स बेसिकली, सो दैट्स मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक्चुअली ऑफ H+, ओके, और मोस्ट ऑफ द स्पेसीज ऑफ H+ एग्जिस्ट एज H3O+। कभी कभी वाटर जो होते हैं क्लब्ड होते हैं, तो क्लब के साथ भी ये H+ आयन चिपक जाता है। सो यू कैन हैव अ डाइमर ऑफ वाटर विच इज़ चार्ज, ओके, ट्राइमर ऑफ वाटर विच इज़ चार्ज, इस तरह के स्पेसीज रहते हैं पानी में। बट द वन दैट वी आर कंसर्न अबाउट इज़ बेसिकली H3O+, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा होता है एंड दिस इज़ बेसिकली अ टिपिकल वे ऑफ शोइंग अ प्रोटोनियम आयन, ओके। कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं, ओके, कुछ कंपाउंड्स या कुछ आयंस, राइट, जैसे यहाँ पे, नाउ दिस इज एक्चुअली एसिडिक बट इट डज नॉट हैव एन H+ आयन। यहाँ पे H+ आयन है क्या? नहीं है। तो जब मैं इसको पानी में डालता हूँ, पानी में डालने के बाद इट एक्चुअली अट्रैक्ट्स द OH- आयन और ये अपने को H+ आयन देता है। तो पानी में डालने के बाद अपने को H+ आयन मिलते हैं, स्टार्टिंग में नहीं मिलते। मतलब ये ऐसा नहीं कि इसमें H+ है, ये डिसोसिएट होके H+ दे रहा है, ऐसा नहीं है। पानी में डालने के बाद ये जनरेट कर रहा है H+ आयन। इस तरह के कंपाउंड को भी अपन एसिड बोलते हैं, ओके। सो अरेनियस एसिड अपन क्या बोलेंगे? अरेनियस एसिड रीडिफाइन करेंगे एज अ सब्सटेंस दैट रिजल्ट्स इन एक्सेस ऑफ H+ आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। तो जब पानी में डालेंगे और एक्सेस ऑफ H+ आयन्स अगर अपने को मिलते हैं पानी में डालने के बाद, ठीक है, बिकॉज वाटर इज न्यूट्रल वाटर है, तो इसमें जो H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन।
अगर मैंने इसमें कोई सब्सटेंस डाल दिया जिसके वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो ये सब्सटेंस रहेगा एसिडिक सब्सटेंस। ओके, इसको अपन बोलते हैं अरेनियस एसिड। ठीक है, उसी तरह से यू कैन ऑल्सो हैव सर्टन कंपाउंड्स दैट आर बेसिक, लेकिन इनमें OH माइनस आयन नहीं होते, जैसे सोडियम ऑक्साइड। इसको मैंने पानी में डालने के बाद मेरे को हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट होते हैं पानी के अंदर, तो इस तरह के कंपाउंड को अपन बेस बोलते हैं। दिस आर ऑल्सो अरेनियस बेसेस। द सब्सटेंसेस दैट यील्ड्स एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, दीज आर बेसिस। ठीक है, सो बेसिकली अरेनियस एसिड अगर ट्रेडिशनली देखा जाए, ट्रेडिशनली लाइक क्लासिकल, तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें H प्लस मतलब हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा कंपाउंड्स जैसे AH है तो हाइड्रोजन होना चाहिए, या BOH है तो ये हो जाएगा अरेनियस बेस, एंड दिस इज अरेनियस एसिड। ठीक है, दीज आर क्लासिकल डेफिनेशंस ऑफ अरेनियस एसिड एंड अरेनियस बेस। ठीक है, लेकिन अपने को मालूम है कि देर आर मेनी कंपाउंड जिसमें ज़रूरी नहीं कि H प्लस रहना ही चाहिए, हाइड्रोजन होना ही चाहिए, और है भी, मान लो अगर हाइड्रोजन है भी तो क्या ये बेसिक रहेगा हमेशा? क्या CH4 है, इसमें 4 हाइड्रोजन है, क्या ये एसिडिक है? ओके, NH3 क्या ये एसिडिक है? ये तो बेसिक है। NH3 इज एक्चुअली बेसिक, इजंट इट? सो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट, इजंट इट? तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा सब्सटेंस एसिडिक रहेगा जो एक्सेस ऑफ H प्लस पानी में देगा, ऐसा सब्सटेंस बेसिक रहेगा जो एक्सेस ऑफ OH माइनस आयन पानी में देगा, उसको अपन बेस बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज लॉरी ब्रॉन्स्टेड, या ब्रॉन्स्टेड लॉरी डेफिनेशन बोलो। ठीक है, इसमें एसिड का जो डेफिनेशन है दैट इज बेसिकली सेम एज अरेनियस। उसने बोला एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स H प्लस आयन। ठीक है, H प्लस आयन पानी में डालने के बाद या फिर नॉट इवन इन एक्यूअस सॉल्यूशन, इट डजंट हैव टू बी इन एक्यूअस सॉल्यूशन, लेकिन ये क्या कर रहा है, H प्लस आयन डोनेट कर रहा है आइदर इन एक्यूअस और नॉन एक्यूअस सॉल्यूशन। ठीक है, अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट दैट H प्लस आयन। ठीक है, ध्यान में रखना ये डेफिनेशन जो है बेस की, दैट इज एक्चुअली डिफरेंट एज कंपेयर टू अरेनियस। अरेनियस ने बोला था बेस इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स H प्लस। ठीक है, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी बोल रहा है कि बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स H प्लस आयन। समझ में है? दैट डेफिनेशन इज डिफरेंट फॉर दीज टू। या सो जैसे अगर मैं रिएक्शन देखता हूँ HCl प्लस NH3, ठीक है, दिस इज एक्चुअली इन हैपनिंग इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब H प्लस क्या कर रहा है, H प्लस इज गिविंग HCl क्या कर रहा है, HCl इज गिविंग H प्लस टू NH3 एंड इट जनरेट्स अमोनियम आयन, इजंट इट? इसका मतलब वी कैन से कि NH3 इज एक्चुअली गेनिंग द प्रोटॉन। ओके, और जो प्रोटॉन गेन करता है दैट इज एक्चुअली अ बेस। ओके, प्रोटॉन गेन कर रहा है। ओके, और HCl ने प्रोटॉन लॉस किया है टू NH3, इट डजेंट रियली मैटर, इसने लूज किया है। ओके, इसने डोनेट किया है। अगर प्रोटॉन डोनेट करता है तो इसको अपन बोलते हैं एसिड। दिस इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, ना ये जो रिएक्शन है ये अपन ने एक्वस सॉल्यूशन में दिखाई है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी इनका जो डेफिनेशन है दैट इज ऑल्सो अप्लीकेबल टू गैशियस फेज। Okay, you can take HCl gas and NH3 gas, ammonia gas, and you get same, okay, same reaction मिलेगा, but ये reaction कैसा है, gaseous phase में हो रहा है, and that is the reason why this reaction is also applicable to non-aqueous phases. Arrhenius definition was only applicable to aqueous phase reaction, isn't it? एसिड या बेस अपने को पानी में डालना है, यहाँ पे वो ज़रूरी नहीं है। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन देना चाहिए, दैट कंपाउंड इज एसिड, जिसने हाइड्रोजन लिया दैट कंपाउंड इज बेसिक। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन एक्वस फेज ओनली। ओके, कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं दैट कैन डोनेट प्रोटॉन एज वेल एज एक्सेप्ट प्रोटॉन। ओके, या फिर दे कैन ऑल्सो डोनेट OH माइनस आयन, इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन। अगर अरेनियस डेफिनेशन के हिसाब से देख रहे हो या ब्रॉन्स्टेड लॉरी के डेफिनेशन के हिसाब से देख रहे हो, anyway it doesn't really matter, it's very easy to identify. This type of substances are called as amphoteric substances, मतलब ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, ओके, ये एसिड और बेस दोनों की तरह डिफाइन या फिर बिहेव करते हैं। इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन इटसेल्फ। ठीक है ना, मतलब
हम स्टार्टिंग से किसी भी कंपाउंड को एसिड या बेस नहीं बोल सकते, रिएक्शन को देख के बोलना पड़ता है कि इस रिएक्शन में कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ओके, इवन अ स्ट्रॉन्ग एसिड कैन एक्चुअली एक्ट एज अ बेस इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा भी होता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या जैसे फॉर एग्जांपल वाटर प्लस HCl, मतलब पानी में मैंने HCl डाल दिया तो ऑब्वियसली पानी में से क्या होगा, HCl का H प्लस जो है वो वाटर एक्सेप्ट करेगा, सॉरी HCl जो है, HCl का जो H प्लस है वो वाटर एक्सेप्ट करेगा, एंड व्हाट वी गेट इज H3O प्लस एंड Cl माइनस। ओके, सो ऑब्वियसली दिस बिकम्स एसिड, सॉरी दिस बिकम्स बेस एंड दिस बिकम्स एसिड, इज इट? ऑलराइट, जिसने डोनेट किया वो एसिड, जिसने एक्सेप्ट किया प्रोटॉन, दैट इज अ बेस। और अगर यही रिएक्शन मैं अमोनिया के साथ कर दूँ, ठीक है, वाटर में अगर मैंने अमोनिया डाल दिया तो अमोनिया इज बेस एंड वाटर इज एसिड। क्यों? क्योंकि अब वाटर ने अमोनिया को हाइड्रोजन डोनेट किया है टू फॉर्म अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देखो कैरेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे। ओके, पहली रिएक्शन में वाटर इज अ बेस, सेकंड रिएक्शन में वाटर इज अ एसिड। सो इस तरह के कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। ठीक है, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, many of the compounds are actually amphoteric, many of the compounds turned out to be amphoteric, लेकिन हम लोग वो देखते हैं जो बहुत ज़्यादा जनरली या कॉमनली एज ए एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे हो गया अल्कोहल, हो गया वाटर, हो गया, दीज आर एम्फोटेरिक सब्सटेंसेज, दे आर वेरी कॉमन एम्फोटेरिक सब्सटेंसेज। इवन इन सम केसेस स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी एम्फोटेरिक बट नॉट इन मोस्ट केसेस, इजंट इट? कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इट विल बिहेव एज अ बेस। और सेम थिंग गोज फॉर बेसिस। ओके, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, इन सम केसेस दे ऑल्सो बिहेव एज अ एसिड, बट दैट इज, दीज आर एक्सेप्शनल केसेस। तो इनको अपन एम्फोटेरिक नहीं बोलते। एम्फोटेरिक उनको बोलते हैं जो बहुत कॉमनली ये बिहेवियर दिखाते हैं। ओके, ध्यान में रखना, ऑल अरेनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। ठीक है ना, ऑल अरेनियस एसिड। अरेनियस एसिड क्या है? बेसिकली अरेनियस एसिड है कि द वन दैट एक्चुअली डोनेट्स H प्लस। ऑलराइट, ब्रॉन्स्टेड भी वही है, बेसिकली डेफिनेशन एसिड का दोनों की इसमें सेम है। ऑलराइट, दैट इज द सेम थिंग, बट अरेनियस बेसिस आर नॉट नेसेसरली ब्रॉन्स्टेड बेस। फॉर एग्जाम्पल NH3, isn't it? Now NH3 is basically a bronsted base, okay, not an Arrhenius base. समझ में आया क्या? NH3 is a bronsted base but not an Arrhenius base. क्यों? क्योंकि इसमें this is according to Arrhenius it must donate H plus ion, oh sorry, it must donate OH minus ion. ठीक है ना, according to Arrhenius क्या बोलते हैं अपन इसको, बेस को, it must donate OH minus ion, isn't it? और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या बोलते हैं, इट मस्ट एक्सेप्ट H प्लस आयन, isn't it? और यहाँ पे NH3 क्या कर रहा है, इट डजेंट हैव OH माइनस आयन तो डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है। दैट्स वाई इट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, नॉट एन अरेनियस बेस। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज बेसिकली कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये भी अपन स्टडी कर चुके हैं। ओके, अगर कोई डाउट रहा तो पूछ लो, मैं तुमको बताता हूँ, बट टेक इट एज ए रिवीजन फॉर कॉन्जुगेट एसिड। थोड़ा डेप्थ में इसको अपन स्टडी करने वाले हैं अभी। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मतलब कि कोई भी रिएक्शन में अगर एसिड बेस रिएक्शन है, राइट, या इन जनरल कोई एक रिएक्शन है जिसमें आयंस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अपन क्या बोलते हैं कि जो एसिड है, ओके, दैट विल जनरेट एन अनायन। एसिड क्या जनरेट करेगा, अनायन जनरेट करेगा। ओके, now acid is a acid obviously and the anion is actually a base. okay, ये anion क्या हो गया, ये basic है, this is actually Lewis base, ठीक है, ये actually Lewis base है। okay, तो this is basically forms a conjugate acid base pair। इसको अपन क्या बोलते हैं, conjugate acid base pair। okay, similarly if you take a base, okay, अब इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, so it becomes a acid, ऑलराइट, और इसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अमोनिया एंड अमोनियम आयन इज वन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एंड द HCl एंड दिस क्लोराइड आयन, दिस इज अनदर एसिड बेस पेयर। ठीक है,
So basically you need to be able to identify the acid base pair because this is very very important. Okay, so let's look at a reaction. ठीक है, यही रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, HCl plus NH3, ठीक है, gives you NH4 plus Cl minus I. Okay, so essentially ये जो है, okay, that is a one conjugate acid base pair and this is another conjugate acid base pair, isn't it? Yeah. अगर मान लो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब इसको हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, isn't it? If this is a strong acid तो इसमें हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन दे कौन रहा है? क्लोराइड आयन दे रहा है ना, isn't it? तभी तो डिसोसिएशन होगा, क्लोराइड आयन हाइड्रोजन दे रहा है, सो इसका मतलब दिस हैज़ अ टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन. तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये जो कॉन्जुगेट बेस रहेगा ये कैसा रहेगा? वीक. ठीक है, कॉन्जुगेट बेस कैसा रहेगा? वीक रहेगा. ओके, यही रिएक्शन अगर मैं देखता हूँ विथ समथिंग लाइक एसिटिक एसिड प्लस NH3, ठीक है, I'm gonna show it as a equilibrium. ये हो जाएगा NH4 प्लस CH3CO माइनस. Alright, let's talk about अमोनिया. अमोनिया ये कैसा बेस है? अमोनिया इज एक्चुअली अ वीक बेस. वीक बेस, ठीक है. Why is it a weak base? Because it doesn't have much tendency to accept the H plus ion. बराबर है, इसमें H plus ion accept करने की टेंडेंसी कम है. Now why will it have a low tendency to accept? क्योंकि if you look at its conjugate base, okay, ये conjugate base H plus ion इसमें देने की टेंडेंसी ज़्यादा है. okay? इसमें देने की टेंडेंसी ज़्यादा है तभी इसमें लेने की टेंडेंसी कम है, isn't it? That's how we look at it. So ammonium ion becomes a strong acid. Okay, this is actually strong conjugate acid. तो ध्यान में रखना, if you have a weak base तो उसका जो conjugate acid रहेगा कैसा रहेगा? strong conjugate acid. ठीक है, और अगर strong base है, जैसे for example so we know कि hydroxide ion is a weak strong base, isn't it? hydroxide ion कैसा बेस है? strong base है. तो इसका conjugate acid क्या रहेगा? HOH, water, isn't it? हाइड्रोजन, देखो इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है. वी आर ट्राइंग टू यूज द डेफिनेशन ऑफ लॉरी ब्रॉन्स्टेड, isn't it? सो यहाँ पे OH माइनस आयन अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड डेफिनेशन इट इज एक्सेप्टिंग द H प्लस आयन. ऑलराइट, अब ये एक्सेप्ट कर रहा है बेसिकली. सो व्हाई वुड इट एक्सेप्ट? बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट. तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डोनेटिंग द H प्लस, isn't it? बहुत कम टेंडेंसी रहेगी डोनेट करने की, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वाटर इज़ अ वीक एसिड. ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया. ठीक है, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज़ अ वीक कॉन्जुगेट एसिड. ये वीक इसलिए बोल रहे हैं अपन क्योंकि इसमें भी OH माइनस है. इसमें ये जो OH ग्रुप है ये डोनेट नहीं करेगा जल्दी H प्लस, isn't it? एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ वी आर कंसिडरिंग एज अ वीक. सो अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड रहेगा वो कैसे रहेगा? वीक कॉन्जुगेट एसिड. समझ में आएगा? सो दीज आर द टू थिंग्स अबाउट एसिड्स एंड बेसेस. ये तुमको ध्यान में रखनी है विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा रहेगा? वीक. अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग. ओके, अगर वीक बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड जो रहेगा उसका दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए देयर इज गोइंग टू बी वीक कॉन्जुगेट एसिड. ठीक है, बुक में काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए होंगे, ये तुम एग्जांपल्स लिखो. हर रिएक्शन के लिए उसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या है वो देखने की कोशिश करो. ठीक है, सो ये जो लिस्ट है बेसिकली यू कैन सी दिस आर लॉट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेस पेयर्स, राइट. तुम इसमें से स्टडी कर सकते हो सभी कंपाउंड्स का कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट इज सल्फ्यूरिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड, उसका जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी दिस बाइसल्फेट आयन. ओके, दैट इज़ बेसिकली परक्लोरिक एसिड का यू कैन सी परक्लोरेट आयन, that is the conjugate base. Okay, these are acids and these are base. So ये conjugate acid base pairs है. Okay, and many of these compounds are given HCl, HBr से लेके तुम नीचे जाओगे, and as you go down what you see is that acidity increases, sorry acidity decreases. Okay, so acidic strength जो है वो decrease हो रही है नीचे, और ऊपर के साइड में it is increase. You can see right here. ये समझ में आया क्या? यहाँ पे देखो वाटर का कॉन्जुगेट एसिड ये रहेगा. H+ भी लिख सकते हो हाइड्रोनियम आयन की जगह, जस्ट तुम H+ लिख सकते हो. ओके, और वाटर का अगर कॉन्जुगेट बेस देखा जाए दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन. ओके, सो वाटर का कॉन्जुगेट एसिड ये रहेगा. तो सिंपल अगर देखना है तुमको, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो इसमें H ऐड करो, तो ये हो गया H3O+. और इसका अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो इसमें से H- करो. ओके, तो ये हो जाएगा OH- आयन. समझ में आया क्या? सो H+ तुमको ऐड करना है या रिमूव करना है. तो कॉन्जुगेट एसिड के लिए H+ ऐड करो, कॉन्जुगेट बेस के लिए OH- आयन सब्सट्रैक्ट करो. ओके, यू कैन सी दैट विथ एनी ऑफ दिस. ओके, जैसे यू टेक दिस बाइकार्बोनेट आयन. ओके, बाइकार्बोनेट आयन ये बीच में आ रहा है. ओके, so I can draw both conjugate acid as well as conjugate base for that. So this is bicarbonate ion HCO3-. तो इसका conjugate बेस क्या रहेगा? अगर बेस बनाना है तो क्या करना है? H+ आयन निकालना है, तो ये हो जाएगा CO3 2-. दैट इज द कॉन्जुगेट बेस फॉर. ओके, दिस इज कॉन्जुगेट बेस फॉर दिस. और इसका कॉन्जुगेट एसिड निकालना है, ठीक है, तो अपने को इसमें H ऐड करना पड़ेगा, तो ये जगह H2CO3. दिस इज कॉन्जुगेट एसिड. ये बीच में. नाउ इट कैन बी अगर ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये रिएक्शन अगर देखते हैं अपन, okay. अगर ये रिएक्शन देख रहे तो कॉन्जुगेट एसिड ये है तो ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा. ओके, और अगर ये रिएक्शन कंसीडर करते हैं तो ये कॉन्जुगेट बेस है तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा. ठीक है, तो ये अगेन दिस इज एम्फोटेरिक हो गया. फिर एम्फोटेरिक हो गया क्योंकि दोनों एसिड और बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं. ऑलराइट, सो दैट इज बेसिकली हाउ यू रीड दिस. देखो एसिटिक एसिड, इसका एसीटेट आयन इज द कॉन्जुगेट बेस, हाइड्रोजन निकाल लो, और कॉन्जुगेट बेस से अगर एसिड बनाना है तो हाइड्रोजन ऐड करो. ठीक है, सो लॉट ऑफ दिस. तो ये जो ऊपर वाले जो है, ऑलराइट, दीज आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड. सो यहाँ पे ये जो है टॉप वाले, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड. परक्लोरिक एसिड इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. ठीक है ना. एंड यू कैन सी HI, HBr, HCl एंड HF तुमको दिखेगा. HF यहाँ पे. ओके, डिक्रीज हो रहा है, ये ऑर्डर भी ध्यान में रखना है तुमको बेसिकली. सो दिस आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं. ठीक है, सो ये जो आयन है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उनके कॉन्जुगेट बेस कैसे रहेंगे? वीक, इजंट इट? वीक कॉन्जुगेट बेस, या वीक बेस बोलेंगे अपन इसको सीधा सीधा, वीक बेस. ओके, बिकॉज दे कंप्लीटली डिसोसिएट. फॉर मेनी पर्पजेस हम ये जो डिसोसिएशन है, ऑलराइट, नॉट दैट रियली, बट दिस डिसोसिएशन वी कंसिडर दैट ऑल्सो टू बी कंप्लीट. मतलब इनको भी अपन रिलेटिवली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मानते हैं. ओके, HF इज़ एक्चुअली वीक, बट लाइक फॉस्फोरिक एसिड तक we consider them to be complete dissociation. Okay, so up to phosphoric acid we consider complete dissociation, almost complete dissociation. और हालांकि as you go down dissociation decrease हो रहा है. ठीक है, but for all practical purposes these are also considered completely dissociated. नीचे वाले अगर देखते हैं अपन, ऑलराइट, दीज आर वीक एसिड. क्यों? क्योंकि ये डिसोसिएशन इनका बहुत कम होता है. इसके वजह से इनकी जो कॉन्जुगेट बेसिस है, दीज आर स्ट्रॉन्ग. और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं? कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन, इजंट इट? ये अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े. हाइड्रोकार्बन का जो कॉन्जुगेट बेस होता है, अल्कनाइड आयन हो गए, तो ये मिथाइड आयन हो गया. ओके, दिस बेसिकली अ कार्बन एनायन, रिकॉग्नाइज दैट. ओके, इट्स अ कार्बन एनायन. सो ये अल्कनाइड आयन जो है,
या मिथाइड आयन मीथेन का, उसी तरह से इथेनाइड होता है, प्रोपेनाइड होता है, बट वी जस्ट कॉल देम एज अल्कनाइड आयन. दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस. ओके, अमाइड आयन, very strong base. Okay, hydride, amide, ethoxide, relatively very strong base. Okay, and then you will see hydroxide. So alkoxide जो होता है that is stronger than hydroxide. Okay, this is a weak acid. Weak acid तो उसका conjugate base कैसा रहेगा? Strong रहेगा. Weak acid का conjugate base strong रहेगा. तो ये जो चार्ट है इसको अच्छे से स्टडी करो बेसिकली, और कॉन्जुगेट बेस एसिड बेस थ्योरी को अच्छे से समझ लो. ओके, एडवांटेजेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ओवर अरेनियस. ठीक है, कुछ एडवांटेजेस है ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के. ठीक है, वो एक कि जैसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट, अमोनिया, इनमें OH आयन है ही नहीं, इजंट इट. सोडियम कार्बोनेट इज एक्चुअली बेसिक कंपाउंड. एसिडिटी के लिए अपन यूज़ करते हैं, रिमेंबर एसिडिटी के लिए अपन सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं अपन? वॉशिंग सोडा. सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया फॉर एग्जांपल. ओके, NaHCO3, इसको अपन बेकिंग सोडा. ओके, बेकिंग सोडा भी अपन एसिडिटी के लिए खा सकते हैं. अगर स्टमक एसिडिटी हो तो उसमें तुम बेकिंग सोडा खा सकते हो. यू कैन एक्चुअली इवन यूज़ वॉशिंग सोडा फॉर दैट, लेकिन थोड़ा अजीब लगता है वॉशिंग सोडा खाने के लिए, इसलिए बेकिंग सोडा इज़ आई थिंक फाइन. ठीक है, सो ये यहाँ पे देर इज़ नो OH आयन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दिस शुडंट बी कंसिडर्ड एज, दीज आर नॉट एक्चुअली अरेनियस बेसिस, बट दीज आर लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेसिस. समझ में है? तो ये अमोनिया का रिएक्शन दिया है. अमोनिया इट एक्सेप्ट्स H+ आयन, दैट्स व्हाई इट इज़ अ बेस. It is not limited to molecules, but it also covers ionic species. Arrhenius जो concept था, it was based upon the concept कि जो substance है वो dissociate हो रहा है पानी में, and you get H+ ion और OH- ion to be an acid or base respectively. लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो definition है ये ionic species को भी लागू है, and you can say okay H+ ion is acid, और कोई cation है that is also acid. Okay, maybe a weak acid, whatever, but it is an acid basically. And it covers these type of ions as well. Chloride ion या किसी भी तरह का ion जो है acetate ion, these can be considered as acidic or basic. Okay, generally positively charged species, these are acidic. Negatively charged species are basic. Okay, it explains the acid base reaction in non aqueous medium. जैसे फॉर एग्जांपल NH3 और HCl का ये तुमको रिएक्शन बताता है. दिस कैन बी डन इन गैशियस फेज, और गैशियस फेज में भी डिफाइन कर सकते हैं विच इज़ एसिड एंड विच इज़ बेस. ओके, नेक्स्ट जो है लिमिटेशन देख लो. लिमिटेशन ये है कि कुछ कंपाउंड्स जो है जो एसिडिक है उनको अपन डिफाइन नहीं कर सकते एज एसिडिक. ओके, फॉर एग्जांपल एसिडिक ऑक्साइड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, और बेसिक ऑक्साइड सच एज कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, इनको अपन बेस्ड अपॉन लॉरी ब्रॉन्स्टेड डिफाइन नहीं कर सकते. ओके, मे बी दे विल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, मे बी डोनेट हाइड्रोजन, वी डोंट नो, राइट? वी डोंट नो, वी कैंट एक्चुअली टेल, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिफाइन देम एज एसिड और बेस. इट कैन नॉट एक्सप्लेन सर्टन सब्सटेंसेस लाइक BF3. ओके, ये लुइस एसिड है बेसिकली, बट वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट बेस्ड अपॉन इट्स बिहेवियर. ओके, इट डज नॉट हैव अ टेंडेंसी to donate proton, isn't it? ये एसिड बेसिकली, सो यू कैन सी अपन क्या बोल रहे हैं कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी डेफिनेशन क्या था कि इट विल डोनेट H+ आयन. ठीक है ना? सो इन दीज केसेस ऑल्सो, ओके, इन दिस केस कार्बन डाइऑक्साइड और BF3, देर इज नो प्रोटॉन टू डोनेट. ओके, calcium oxide does not actually accept a proton, so it's not a base. So you cannot define these compounds as acids and bases based upon Bronsted and Lowry definition. Okay, before we actually move to next concept on acid and bases, we're going to cover one concept. It's called polyprotic acid and polyhydroxy bases. Just to cover it, this is a very easy concept. ठीक है, बहुत आसान concept है ये. Polyprotic का मतलब है एक से ज़्यादा H है. पॉलीहाइड्रोक्सी बोले तो एक से ज़्यादा OH है. ठीक है, ऐसे एसिड्स एंड बेसिस, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 में 2 डोनेटेबल हाइड्रोजन है, 2 डोनेटेबल हाइड्रोजन. ठीक है, तो पहला जब डोनेट करेगा तो अपने को मिलेगा बायसल्फेट आयन, दूसरा डोनेट करेगा तो सल्फेट आयन. ठीक है,
पहला जब डोनेट कर रहा है तो उसका कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा, सेकंड डोनेट करेगा तो उसका कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाना है अपने को, ठीक है, क्योंकि अपने को मालूम है कि जब दो रिएक्शंस अपन ऐड करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन स्टेप वाइज मैनर में देख रहे हैं, H2SO4 से बायसल्फेट, बायसल्फेट से सल्फेट, ठीक है। अब दो अलग अलग डिसोसिएशन है, डेफिनेटली हम बोलेंगे Ka1 इज़ नॉट इक्वल टू Ka2, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ओके। अब यहाँ पे ऑब्वियसली Ka1 इज गोइंग टू बी मोर देन Ka2, तो क्वेश्चन इज वाई, ठीक है। Ka1 ये Ka2 से ज़्यादा है, ओके। क्यों ज़्यादा है? अब सिंपल है, स्पेसीज देखो, ऑलराइट। रिवर्सिबल रिएक्शन अगर देखते हैं तो कौन सी ज़्यादा होने की संभावना है, ठीक है। क्या ये ज़्यादा आसानी से H+ एक्सेप्ट करेगा या ये ज़्यादा आसानी से एक्सेप्ट करेगा H+ को, ठीक है। इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है, इज़न्ट इट? ये इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है तो ये ज़्यादा आसानी से एक्सेप्ट करेगा H+। अगर ये ज़्यादा आसानी से एक्सेप्ट कर रहा है H+, तो ये जो है ये डोनेट करने का जो इसका टेंडेंसी रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी वीक। वी कैन लुक एट इट फ्रॉम अ स्लाइटली डिफरेंट परस्पेक्टिव, कि जस्ट लुक एट इट लाइक ये हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, ओके तो इसका Ka फॉर दैट, इज़न्ट इट? मतलब कि हाइड्रोजन डोनेट करने का एक कोई कांस्टेंट है और ये एक हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, उसका कोई Ka है, तो कौन सा Ka ज़्यादा होना चाहिए बेसिकली? यहाँ पे देखो, अगर मेरे को हाइड्रोजन निकालना है तो नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज से हाइड्रोजन निकालना है टू जनरेट इवन मोर नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज, ठीक है ना। बट देर इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्शन, इजंट इट? मतलब SO4H ये है और इससे मेरे को ये जनरेट करना है H+ प्लस SO4 2-, इजंट इट? तो इसमें ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा ना टू गेट टू दैट हाइड्रोजन, इजंट इट? तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये निकालना उतना ही डिफ़िकल्ट रहेगा। इसेंशियली नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज से हाइड्रोजन निकालना डिफ़िकल्ट होता है। सेम थिंग गोज़ फॉर समथिंग लाइक वाटर। वाटर से एक हाइड्रोजन तो मैं बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ टू जनरेट OH- आयन, लेकिन क्या मैं दूसरा हाइड्रोजन आसानी से निकाल सकता हूँ? वेरी डिफ़िकल्ट, इजंट इट? जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे प्रोटॉन के साथ उसका अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा, तो वैसे वैसे ये डिफ़िकल्ट होते जाएगा टू रिमूव द हाइड्रोजन। समझ में आया? मतलब इट इज़ गेटिंग इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट टू रिमूव द हाइड्रोजन। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो पहला डिसोसिएशन है वो ज़्यादा रहेगा, दूसरा डिसोसिएशन कम रहेगा, एंड दैट्स वाई Ka1 इज़ गोइंग टू बी मोर देन Ka2, ओके। दिस इज़ बेसिकली अ डाइप्रोटिक एसिड, ओके। दिस इज़ अ डाइप्रोटिक एसिड, दिस इज़ अ मोनोप्रोटिक एसिड। अब ये जो सेंटर वाला स्पेसीज है इट कैन एक्ट एज अ एसिड और इट कैन एक्ट एज अ बेस। तो ये दिस इज एक्टिंग एज अ बेस एंड दिस इज एक्टिंग एज अ एसिड। सो इसको अपन क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक या एम्फोलाइट या एम्फीप्रोटिक, ठीक है। H3O4 इसमें 3 डोनेटेबल हाइड्रोजन है, ठीक है। तो H2O4 माइनस, HPO4 2 माइनस और PO4 3 माइनस, ये सारे के सारे सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है ना। दीज आर, ये तीनों के तीनों क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। इसमें 3 डिसोसिएशन कांस्टेंट अपने को देख रहे हैं, Ka1, Ka2 एंड Ka3, एंड इट इज़ ऑलवेज दैट सब्सिक्वेंट केस जो है वो डिक्रीज होते हैं, ओके, बिकॉज चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए हाइड्रोजन निकालना उतना ही डिफ़िकल्ट होते जाएगा, ओके। So it becomes increasingly difficult to actually remove the hydrogen. That's why the Ka जो है subsequently ये decrease होते हैं, ठीक है। And this is also applicable for polyhydroxy bases. Polyhydroxy bases अगर लेते, जैसे for example MgOH/2 लेता हूँ मैं, ठीक है। तो MgOH माइनस मिलेगा मेरे को, ओके। ये Kb1 हो गया, ओके। इसके लिए अपन इसके लिए Ka लिया तो के बेसिस के लिए Kb लेंगे, एंड देन यू गेट Mg2+, ठीक है। तो यहाँ पे टू रिमूव द, सो ऑब्वियसली Kb1 इज़ मच मोर ईजियर टू डू। ये वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ये वैल्यू कम रहेगी,
समझ में आया ना, Kb1 इज गोइंग टू बी मोर देन Kb2, ठीक है। सब्सिक्वेंट वैल्यूज जो है बेसिस के लिए भी डिक्रीज होती है। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि बेसिस के लिए अपन Kb लेते हैं, एसिड्स के लिए अपन Ka लेते हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं डाई बेसिक एसिड, इसको अपन बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड। उसी तरह से अगर ये जस्ट अब HCl, इसको अपन बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड। अगर बेस है NaOH तो इसको मोनो एसिडिक बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अपन बोलेंगे ड्राई एसिडिक बेस, ओके। और अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको बोलेंगे ट्राई एसिडिक बेस। तो इस तरह के टर्म्स अपन यूज़ करते हैं। दिस आर नॉट एक्चुअली इवन इम्पॉर्टेंट नाउअडेज, एवरीबडी नोज दैट, ओके। ऑलराइट, लेट्स फोकस ऑन अ सीरियस प्रॉब्लम विथ अरेनियस मॉडल, ठीक है। अरेनियस मॉडल का अपन ने अभी तक ड्रॉबैक नहीं देखा है, बट देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम विथ अरेनियस मॉडल। सबसे पहले तो व्हेन यू टॉक अबाउट अरेनियस वी टॉक अबाउट डिसोसिएशन इन एक्वियस फेज, राइट। एक्वियस फेज में डिसोसिएशन देखते हैं, ठीक है। सो देयर इज ऑब्वियसली सम वाटर इन देयर, ओके, वाटर है। और ये जो H+ है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है बिकॉज इट इज़ जस्ट अ प्रोटॉन, इट्स नथिंग बट जस्ट अ प्रोटॉन, इजंट इट। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो है बहुत ही छोटे एरिया में, मिलियंथ ऑफ अ साइज ऑफ अ स्मॉलेस्ट एटम, हाइड्रोजन एटम इमेजिन करो, उससे भी मिलियंथ ऑफ अ साइज छोटा स्पेसीज, उसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है। प्रोटॉन इज जस्ट वेरी वेरी स्मॉल, इजंट इट। तो उतने स्मॉल एरिया पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका चार्ज डेंसिटी इज़ वेरी हाई, ओके। चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, these are extremely highly charged species, okay। चार्ज स्पेसीज इसलिए बोल रहे हैं कि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है कि इनका साइज बहुत छोटा है, okay। दिस मीन्स दैट H+ आयन विल इमीडिएटली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सम स्पेसीज जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसके तरफ ये भागेगा, ओके। तो जैसे पानी में तो वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी है, तो ये क्या करेगा, इधर जाएगा एंड यू गेट H3O+, ऑलराइट। उसी तरह से H2O के डाइमर्स होते हैं, H4O2 इस तरह के, तो यहाँ पे H5O2+ इस तरह के स्पेसीज बनेंगे पानी में, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर इस तरह के जिनके ऊपर चार्जेस है। बट द थिंग इज इवन दिस H3O+ इट इज़ नॉट स्टैग्नेंट, ठीक है, इट इज़ अ डायनामिक थिंग। होता क्या है कि ये जो प्रोटॉन है ये इतना अनस्टेबल है कि ये जंप करता है फ्रॉम वन स्पेसीज टू अनदर स्पेसीज, समझ में आया ना। एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की तरफ ये जंप करते रहता है, ऑलराइट। तो एक्चुअल जो रिएक्शंस अपने को लिखनी है वो ये रहेगी कि HCl जब पानी में डालते हैं अपने को तो वी गेट H3O+ एंड Cl- आयन। सिर्फ ये नहीं दिखाना है कि HCl डाल दिया पानी में एंड यू गेट H+ एंड Cl- आयन। इट्स नॉट रॉन्ग बट इट्स जस्ट नॉट एक्यूरेट ऑल्सो। सो इसको एक्यूएस में अपने को लिखना पड़ेगा। सो रादर देन राइटिंग दिस यू कैन राइट इट लाइक दिस, ओके। सो यहाँ पे वाटर इज बेसिकली एक्टिंग एज अ बेस, ठीक है। ध्यान में रखना कि बिकॉज ऑफ दिस देर आर आयन्स इन द सोल्यूशन एंड बिकॉज ऑफ द आयन्स देर इज गोइंग टू बी सम इलेक्ट्रिक current passing through them, so it can be conductive solutions. Whenever you add acid or base to a solution, ये जो कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की वो रहेगी ऑब्वियसली। इट डिपेंड्स अपॉन जो एसिड और बेस तुम ऐड कर रहे हो इसमें वो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सेम इक्वेशन यू कैन राइट फॉर बेस बेसिकली, उसमें भी तुमको इसी तरह के आयन्स मिलेंगे। यहाँ पे क्या है कि H+ आयन मूव हो रहा है फ्रॉम वन वाटर मॉलिक्यूल टू अनदर वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन से कि H+ आयन जो है मूव हो रहा है, ओके। और H+ आयन अगर मूव हो रहा है तो तुमको आयनिक मोबिलिटी मिल रही है, मतलब कंडक्टिविटी मिल रही है, ठीक है। सेम थिंग गोज फॉर बेसिक सोल्यूशन। इसमें OH- आयन इट विल मूव बेसिकली, इट विल एक्सेप्ट H+, तो इस तरह से दिखेगा आप देखो कि OH- आयन मूव हो रहा है थ्रू अ सोल्यूशन जिसमें तुमको आयनिक मोबिलिटी दिख रहा है, मतलब आयनिक कंडक्टिविटी दिखेगी, ओके। सो बेसिकली सेम डिस्कशन यू कैन डू इट फॉर बेसिस, ओके। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे H+ आयन मूव हो रहा है और वहाँ पे H+ आयन एक्सेप्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से दिखेगा ऐसा कि यू कैन सी कि OH- आयन मूव हो रहा है, ओके। और नेक्स्ट जो अपना डेफिनेशन एसिड बेस का, दैट इज लुईस डेफिनेशन, ठीक है। लुईस एसिड डेफिनेशन अपन यूज़ करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन, दिस इज़ द मोस्ट कंप्रहेंसिव डेफिनेशन, ओके। ये डेफिनेशन अपन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो according to Lewis, an acid is a substance which accepts a pair of electron.
ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उसको अपन बोलते हैं एसिड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल H प्लस आयन ले रहे हैं, ठीक है, और मान लो कि इसके सराउंडिंग में देर इज OH माइनस आयन, इजंट इट, तो ऑब्वियसली ये एक्सेप्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई इट इज़ एसिड, ठीक है। तो जो भी स्पेसीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। या एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं लुईस एसिड के, ये ऑलरेडी अपन केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी कर चुके हैं, ध्यान में रखना, ओके, टेक इट एज अ रिवीजन। उस समय जो कुछ भी समझ में नहीं आया था, अगर वो अभी भी है, डाउट अभी भी है, तो उसको तुम क्लियर करवा सकते हो अभी, ओके। So examples of Lewis acid are molecules in which the central atom has an incomplete octet. Incomplete octet है मतलब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, isn't it? जैसे BF3 AlCl3, इनके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, ओके। रिमेंबर इट हैज़ टू बी कोवैलेंट, कोवैलेंट होना चाहिए, यहाँ पे लिखा भी है कोवैलेंट बॉन्ड, सो इट हैज़ टू बी कोवैलेंट कंपाउंड, इट शुड बी एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फॉर इट टू बी लुईस। आयनिक कंपाउंड तो लेगा नहीं, बेसिकली आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, टोटल लेन देन होता है, ओके, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट कैन नॉट बी एसिडिक और बेसिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल BeF2 ये ले सकते हो तुम, दैट इज़ ऑल्सो एसिडिक, और BeCl2 ले सकते हो, ओके, दैट इज़ ऑल्सो एसिडिक, ठीक है। सो ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, दैट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ लुईस एसिड, ओके। नेक्स्ट इज कैटायंस सच एज H प्लस और Ag प्लस आयंस, जो जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, इजंट इट। ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला जो एग्जाम्पल है, मतलब डायग्राम जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ गया है, इट शुड बी ऑन द अर्लियर पेज, दैट इज बेसिकली BF3 मॉलिक्यूल, या जस्ट वांटेड टू पॉइंट दैट आउट, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एनीथिंग ऑन दिस स्लाइड, ये प्रीवियस स्लाइड से रिलेट करता है। सो H प्लस आयन या Ag प्लस आयन, इस तरह के जो कैटायंस होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ओके। समथिंग यू कैन ऑल्सो गो फॉर Hg प्लस आयन, even in some cases something like copper plus ion. So ये जो है इनमें टेंडेंसी होती है to accept the H plus ion, okay, and as a result of that to accept the electron, sorry, to accept electron, okay, तो electrons accept करेंगे, so they will be called as Lewis acidic, okay. Similarly there will be molecules that have empty d orbital, अब ये empty d orbital है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, दे कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड। एग्जाम्पल्स है SiF4, SnCl4 एंड देर आर n नंबर ऑफ d ऑर्बिटल वाले मॉलिक्यूल्स है, और लेटर वाले जो एलिमेंट्स आते हैं पीरियोडिक टेबल में, दे हैव एम्प्टी d ऑर्बिटल एंड दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इनटू दैट एम्प्टी d ऑर्बिटल। काफ़ी सारे हैं, या जस्ट गिवन यू 2 एग्जाम्पल्स, but many of the examples you can pick from there. It just needs to have an empty d orbital, ठीक है, and it can accept an electron and that can act as a Lewis acid, yeah. So जैसे यहाँ पे SnCl4 का दिखाया है, टिन एक्सेप्ट करेगा, so you get SnCl6 माइनस, ओके। इस तरह के जो अनायंस है ये अपन बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो चैप्टर है अपना 12th में आता है, टुवर्ड्स द एंड ही आता है बेसिकली, आफ्टर डी ब्लॉक अपन इसको स्टडी करेंगे। तो इसमें इस तरह के आयंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे अपने को, बिकॉज दे हैव डी ऑर्बिटल वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, एंड दीज एलिमेंट्स एक्चुअली हैव एन एम्प्टी डी ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जाते हैं, इस तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। दिस इज एक्चुअली अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना, इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल और कोई अनायन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये पूरा अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। And the last one that we call as a Lewis acid is when you have dissimilar electronegativities, okay, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, alright, these can be called as a Lewis acid because जैसे for example CO, okay, C double bond O, C double bond O, alright, अब मान लो कि कोई अनायन आ रहा है, OH माइनस आयन है, okay, अब यहाँ पे ऑब्वियसली होना ये चाहिए कि ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए फॉर दिस टू बी एसिडिक, बराबर है, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना चाहिए फॉर दिस टू बी एसिडिक। तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाएगा इस तरह से, ओके, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव होगा, ओके, बिकॉज देयर इज अ पाई बॉन्ड
तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, राइट, एंड व्हाट वी एक्चुअली विल गेट इज कार्बोनेट आयन। ठीक है, इसको अपन इस तरह से ड्रॉ करेंगे O-, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ओके, डबल बॉन्ड O है, और ये हो गया OH। ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। ये बाइकार्बोनेट आयन बन रहा है एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज एसिडिक। ठीक है, ये कार्बोनेट आयन का मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है तुमको। बेसिकली दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ लुईस बेस, ओके, नॉट एज अ लुईस एसिड, इट शुड बी। तो इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड करता हूँ मैं, ठीक है, इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा कार्बोनेट आयन, सॉरी बाइकार्बोनेट आयन, एंड दैट इज बेसिकली द बेस। ओके, ये बेसिक बन रहा है एंड दैट इज द रीजन वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज लुईस एसिड। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड सेम थिंग यू कैन ड्रॉ फॉर SO2 के लिए भी तुम सेम चीज़ ड्रॉ कर सकते हो, यू गेट द सेम रिजल्ट। बेसिकली ऐसा कंपाउंड जिससे में डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज किए जा सकते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड्स लुईस एसिडिक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वेरी टिपिकल लुईस एसिड। नेक्स्ट वी गोना डिस्कस लुईस बेस। बेस कौन सा रहेगा? द वन दैट एक्चुअली डोनेट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ लुईस बेसेस, इसमें दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक तो होता है न्यूट्रल, दूसरा होता है नेगेटिवली चार्ज। न्यूट्रल कंपाउंड्स कौन से रहेंगे? जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जैसे अमोनिया हो गया, अमीन्स हो गया, अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया फॉर एग्जांपल, ओके, NH3, NR3 बोलो, ये हो गए अमीन्स। ओके, सिमिलरली अल्कोहल ROH, ईथर ROR। ओके, काफ़ी सारे कंपाउंड्स, बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इवन इन सम केसेस हैलोजेंस, ओके, इवन इन सम केसेस हैलोजेंस अगर प्रेजेंट है, सो इस तरह के कंपाउंड्स कैसे रहेंगे? लुईस बेस रहेंगे। ठीक है। यू कैन ऑल्सो हैव नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज, जैसे साइनाइड आयन, क्लोराइड आयन, या किसी भी तरह का नेगेटिवली चार्ज आयन। यू कैन टेक कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, सल्फाइट आयन, okay, any negatively charged species that can actually accept H plus is basically Lewis base. यहाँ पे according to Lewis base we are saying it is a donating thing, right? It should donate the electron pair for it to be called as a Lewis base. तो यहाँ पे ये अपने को examples दिख रहे हैं। ठीक है, there are so many examples, we have to look at these examples as we go. ठीक है ना, सारे example एक साथ नहीं देख सकते, it's not possible to actually even recall all the examples at the same time, लेकिन जैसे अपन स्टडी करेंगे तुमको ये लुईस एसिड्स एंड लुईस बेसेस दिखते जाएंगे एंड यू शुड बी एबल टू रिकॉल। ठीक है, okay, so this is where we're going to stop today. We'll continue with acids and bases in the next class. Okay, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, if not then you guys can leave. I'll see you in the next class. Thank you very much. Bye bye.